नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ की खास पेशकश सत्य संग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने बैठे हैं महबूबा मुफ्ती की एक स्टेटमेंट की, जो कि एक रीसेंट ऑर्डर आया है सरकार द्वारा, जिसमें मस्जिदों की जो प्रोफाइलिंग है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहे हैं, या जो मौलवीज़ इन्वॉल्व है उनकी प्रोफाइलिंग के ऊपर एक ऑर्डर आता है। महबूबा मुफ्ती ने आज इसको एक धर्म के बेस पे भेदभाव करने वाला ऑर्डर बोला, लेकिन वो इस टाइम पे भूल गई कि जो रिसेंटली दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जो एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो पाया गया, वहाँ पे जो एक हैंडलर है, जो उस सारे चीज़ में हैंडलर थे मौलवी इरफान अहमद, जो कि एक शुपियाँ की एक मस्जिद में मौलवी थे। वो बेसिकली JEM जैश ए मोहम्मद और इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के बीच का लिंक थे। महबूबा मुफ्ती ने इस सरकारी ऑर्डर को धर्म के साथ जोड़ा और कहा कि हिंदू मंदिरों के ऊपर ऐसी प्रोफाइलिंग क्यों नहीं। इस सारी बातचीत पे मेरे साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जो हमारे एडिटर इन चीफ, जो कि एक थिंकर और एनालिस्ट हैं, शिवांग सत्य गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूँ। जय माता दी। शिवांग जी, जैसे मैंने बोला कि ये एक जो स्टेटमेंट था महबूबा मुफ्ती द्वारा, ये एक तरीके से एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने वाली बात थी। सामने सामने सबूत है, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जब वाइट कॉलर जो वो रिंग था सारा, जब उसको पकड़ा गया तो पता लगा कि कुछ मस्जिदों में कुछ मौलवी जो हैं वो इंडोक्ट्रिनेशन में इन्वॉल्व है। तो अगर एक प्री एम्प्टिव स्टेप उठाती है गवर्नमेंट, जहां पर कि केवल प्रोफाइलिंग की जा रही है उनकी कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लेन देन क्या है, या वो कोई एंटी नेशनल या आतंकवाद से जुड़ी हुई चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको एक धर्म का मुद्दा बनाना कहीं एक जो पड़ोसी मुल्क है उसी की चाल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है रविश। अनफॉर्चुनेट है दोनों ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, चाहे वो NC है चाहे वो PDP है। और आज वो एक और स्टेटमेंट आई थी कि डिवोर्स के लिए लेना चाहिए, वो भी कश्मीर सेंट्री की एक लीडरशिप थी जिन्होंने कहा। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती जी हमारी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके पिताजी यहाँ पे होम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। उनकी फैमिली के द्वारा जो स्टेटमेंट उन्होंने मस्जिदों के लिए दी, उनका राइट बनता है। वो जिस वोट को टारगेट करती हैं वहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो कई बारी ओवरलैप कर जाता है नेशनल सेंटिमेंट को, और ये पास्ट में देखा भी गया। लेकिन जो ये पर्टिकुलर टाइम है, जिस टाइम पे हम आज बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्डर्स में महबूबा मुफ्ती जी का इस तरीके का स्टेटमेंट देना, वो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रही हैं, जो वो शायद खो चुकी हैं पिछली इलेक्शन में। हमारा आज जो एनालिसिस है वो होगा, जो चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली हैं, क्या उन्होंने हिंदू टेम्पल्स के लिए कहा, क्या उन्होंने हिंदू रिलीजन के लिए कहा। ये एक नेशनल कंट्रोवर्सी बनेगी और उसको बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। कारण ये है, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के टेम्पल्स में कास्ट के ऊपर भेदभाव होता है, पैसे लेके दर्शन कराए जाते हैं और बच्चों को मारा जाता है। जो रिकॉर्ड्स में उन्होंने कश्मीरी में ये कहा है, और शायद लोगों को कश्मीरी समझ में नहीं आती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके और हम इसको बताएं कि व्हाट शी सेड इन कश्मीरी, दिस इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल। बिकॉज अगर हम आज ये चीज़ें बड़ी स्मार्टली, उन्होंने जो उर्दू में बोलना था वो उन्होंने कहा, लेकिन जो कश्मीरी में वो बोल गई ना, वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। उनको लगा कि शायद कश्मीरी में बात करेंगी तो कोई बात नहीं सुनेगा। तो मेरा पहला ये है कि एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो कहा, वो सिक्योरिटी के हेड भी खुद रह चुके हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, है ना। उनको पता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आर नॉट रिलीजियस। हम एक और गलती थोड़ी करेंगे, बार बार गलतियाँ करते रहेंगे। पहले भी बड़ी बार हो चुका है कि रिलीजियस प्लेसेस को यूज़ करके टेररिज्म ने प्रॉस्पर किया है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की हैं। और अब अगर किसी भी रिलीजियस प्लेस के साथ जुड़े हुए किसी भी इंसान का लिंक सामने आता है एंटी नेशनल एक्टिविटी में, उसमें बीइंग चीफ मिनिस्टर उनका तरीका होता है अपने लोगों को समझाना कि वो कोऑपरेट करें।
है ना। बिल्कुल, अगर वो आज खुद चीफ मिनिस्टर होते, उनके सामने ये मैटर आता, तो उन्होंने जब वो स्टेटमेंट दी थी कि तुम आर्मी कैंप में टॉफी लेने थोड़ी गए थे। इफ यू रिमेंबर व्हाट शी सेड व्हेन शी वाज द चीफ मिनिस्टर, जब लोगों ने कहा था जी गोली मार दी जाती है, तो उन्होंने कहा आर्मी कैंप में बम पत्थर मारोगे तो वो रुकेंगे थोड़ी, बोला था ना कि वो टॉफी थोड़ी मिलती है वहां पे। तो आज वो है नहीं पोजीशन में, और ये प्रोवोकेशन वाली स्टेटमेंट देंगी तो गलत है। लेकिन आज उन्होंने प्रोवोकेशन किसको की है? उन्होंने कहा कश्मीरी में कुछ अपशब्द मैं बोल देती हूँ टेम्पल्स के बारे में, तो शायद कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को कश्मीरी जो है वो पूरे भारत में समझ में आती है। तो मैं उनके जो इंटरव्यू मैंने टीवी में देखा, सॉरी यूट्यूब में देखा, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा ही बड़ा, मुझे लगता है इसके ऊपर काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन भी उनको आ सकती है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कास्टिज़म को जैसे उन्होंने कहा हमारी मस्जिदों में कोई भेदभाव नहीं होता है, गुरुद्वारों में आप जाके चेक करो, आप वहाँ जाके चेक करो, यहाँ तक चलो उन्होंने एक्साइटमेंट में कहा। लेकिन जो बाद में उन्होंने कहा ना वो बड़ा गलत था। जैसे उन्होंने कहा दलित यहाँ नहीं, आपके मंदिरों में दलितों के साथ गलत होता है, कहा ना उन्होंने, उनको आने नहीं देते हैं। फिर उन्होंने कहा जी ब्राह्मण किसको आने देंगे, किसको नहीं आने देंगे, ये ऑब्जेक्शनल बात की। फिर उन्होंने कहा जी अगर कोई गलती से पानी पी जाए उसको मारा भी जाता है, मतलब व्हाट शी वाज कोटिंग। और बड़ी दुख की बात है रवीश, ये जो मैटर सिक्योरिटी रिलेटेड था ना, इसको महबूबा मुफ्ती मैडम कहीं और लेके गए हैं, और इसके ऊपर हमें हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम ये पब्लिक डोमेन में लाएं, ताकि कश्मीर के लोगों को भी समझ में आए कि आपके लीडर्स आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और उससे नेशन को क्या लॉस दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैं इसको बैकड्रॉप से बताना चाहूँगा इसका, कि ये स्टेटमेंट किस बैकड्रॉप में आया है। रिसेंटली दिल्ली बम ब्लास्ट होता है, उसकी जो प्रेमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन होती है, उधर कुछ नाम निकल के आते हैं। उमर बिन खताब अलास हंजूला, ये था JEM ऑपरेटिव, जो मौलवी इरफान अहमद थे, ये शुपियां की एक मस्जिद में मौलवी थे। ये जो हंजूला है ये उसके कांटेक्ट में आता है, और ये इसको काम देता है कि आप वाइट कॉलर यूथ्स को पहचानिए जो आपको लगता है जिनको रेडिकलाइज किया जा सकता है। तो ये मौलवी साहब अपना काम करते हैं, ये मुजम्मिल शकील को पकड़ते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो कि अल फतह में डॉक्टर थे। ये इनके साथ इनको पहले रिक्रूट करते हैं और इनको बोलते हैं अपने साथ अपने कुछ और लोग जोड़िए, 4 डॉक्टर वो और जोड़ते हैं। और उन 4 डॉक्टरों में से जो एक डॉक्टर है वो उसका नाम उमर उन नबी है, जो कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। अब ये पूरा सीन है, ये असली हुआ है। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट इस पे आया है, और वेग बात कर रही हैं वो, जो हिंदू धर्म में अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि नहीं है, नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझिए, वो ये कौन सी कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है इससे। देखिए जिसकी इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है वो ये कैसे बोल सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं। नहीं, अगर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है, जो मैं रिपीट करने लगा हूं, टाइमिंग के साथ मेरे सामने आ गया है, दलित मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, बच्चे को उसके लिए पिटाई कर दी जाती है, सिर्फ ब्राह्मण जा सकते हैं, औरतें यहाँ मस्जिद में हमारे यहाँ कोई आ जा सकती हैं, मंदिरों में नहीं जा सकती हैं। फिर मंदिर मस्जिदों के बीच में बड़ा कंपैरिजन किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मंदिरों की प्रोफाइलिंग शुरू करो जहाँ दलितों को नहीं घुसने नहीं दिया जाता, जहाँ हिसाब मतलब पैसे कहाँ से आते हैं, यहाँ तक भी ठीक था। दर्शन के लिए लोगों से रिश्वत ली जाती है। मतलब महबूबा मैम को कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि मंदिरों में जाने के लिए वो कह रहे हैं रिश्वत ली जाती है, मस्जिदों में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैम ने कहा है, मैं उनका कोड रिपीट कर रहा हूँ, ये दर्शन के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, फिर उसके बाद ऐसा मस्जिदों में नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे बताया जाए, आपको बात करनी थी कि मस्जिदों की प्रोफाइलिंग के लिए जो ऑर्डर आया उनके स्टाफ के लिए आया, वो सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट को देखते हुए आया, और वो चेक किया गया। लेकिन आपने उसको कहाँ ले गए? आप हिंदू मंदिरों के साथ कंपेयर करने लगे। और मुझे इसका कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि वो कश्मीरी में बोला उन्होंने, और अब अगर मुकरना चाहें तो मुकर भी सकते हैं, मैंने नहीं कहा था, क्योंकि मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है ये
लीगली भी ऑब्जेक्शनेबल है। ये खाली नैरेटिव का चक्कर नहीं है कि नैरेटिव होगा, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पोलराइज हो रहा है। और ऐसी स्टेटमेंटों के साथ जम्मू में जो रहने वाले हिंदू हैं वो क्या इसको लेंगे कि मैम अपनी जगह कश्मीर में तो पक्की कर रहे हैं, बट जम्मू में वो अपनी जगह खो रहे हैं। एक तरफ आपके फादर साहब ने और आपने जम्मू के हिंदुओं के सेंटीमेंट्स को मन में रखते हुए सरकार बनाई पीडीपी और बीजेपी की, और दूसरी तरफ आप इस तरीके की कम्युनल स्टेटमेंट दे रही हैं। देखिए, क्योंकि अगर कल को किसी भी रिलीजियस प्लेस के अंदर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी का सबूत मिलता है तो जो एजेंसीज हैं, जो क्राइम कंट्रोल करने वाली, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाली रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिजिटिमेट एनआईए है और सीआईडी है, पुलिस है, जो भी है ना, अगर वो कोई एक्शन लेती है तो उसमें लोकल पॉलिटिशियन को सपोर्ट करना है या उसके खिलाफ अपनी पॉलिटिकल स्पेस तलाश करनी है। तो रविश, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये महबूबा मैडम की स्टेटमेंट आई है ना, ये ईश्वर की तरफ से उनके मुंह से निकल गया, उनके मन में क्या है। बिल्कुल, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे ये एक और चीज़ भी दर्शाता है। आप समझिए बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक सीरियस बात है, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लोगों को मारा गया है, उसके ऊपर अगर सरकार एक्शन ले रही है तो ये कैसा डिफेंस ये लेके आ गई। मतलब अगर मैं जो ये हिंदू धर्म की बात की इन्होंने, ये बात आप देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि रेडिकलाइजेशन हुई है एक्चुअली में। तो मुझे तो फील हो रहा है कि जो उनके एडवाइजर हैं या जो उनकी रिसर्च टीम है, वो कोई बच्चे रखे हैं क्या उन्होंने कि वो समझ नहीं आ रही उनको कि वो एक आतंकवादी ने बम ब्लास्ट किया दिल्ली शहर में, जिस चैनल से, जिस तरीके से वो रेडिकलाइज हुआ। भारत सरकार चाहती है कि ऐसे दोबारा ना हो। और एक बात देखी भी गई है रवीश, पिछले कुछ सालों में जब से ये हवाला का मनी का ट्रांजैक्शन सुनने में आता है, बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में देखा गया, उसी ट्रांजैक्शन के दौरान बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग भी देखा गया, और ख़ास तौर पे शहरों से ज़्यादा गाँवों में, पेरिफेरीज में। बिल्कुल। और लोग भी हैरान है कि इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इतना पैसा कहाँ से आ गया। और फिर ये सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है जम्मू कश्मीर के इंटरनल मैटर में। और अगर आज हमारी एलजी सरकार होने के कारण एजेंसीज फ्रीली काम कर पा रही हैं, जो पुलिस है हमारी या सिक्योरिटी एजेंसीज है, तो उसको बेसिकली तो कश्मीर के बेनिफिट के लिए देखना चाहिए ना, कि इससे कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, बढ़ने का चांस बन गए। इसमें जब कश्मीर में पीस होगा, जब कश्मीर में सिक्योरिटी होगी, तो वहाँ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। लेकिन हमने पिछली बार भी देखा, आरक्षण के नाम पे भी वहाँ के जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उनका रिजर्वेशन का शेयर लेने की कोशिश की गई, भाई एलीट कश्मीरीज। अब मुझे लग रहा है कश्मीर में ना एक चीज़ बड़ी ओपन हो गई है, एलीट कश्मीरीज हैविंग मनी, पॉलिटिकल से एंड एवरीथिंग, एंड डिप्राइव्ड कश्मीरीज को ये रिलीजियस फैंटेसीज की फैनेटिक की तरफ ले जाती हैं, उनको ये ग्रुप करती हैं कि आप रेडिकलाइज की तरफ, सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन में इसको बोलूँगा, जो महबूबा मैडम कर रहे थे, उसको आप ये नहीं कहो कि अगर किसी मौलवी ने रेडिकलाइज करके उसको अपना, जिसको बोलते हैं ना, एक किस्म का एक्सट्रीमिस्ट बना दिया, तो महबूबा मैडम की जो स्टेटमेंट है वो सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके जा सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर देती है। और सिलेक्टिव तरीके से वो कह रही है हम दलितों के वेल विशर है, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन इन लार्ज दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। और एलजी सरकार ने भी उसको अपलिफ्ट करने के लिए किया, जो मेजर इनकी इंटरनल डिवीजन थी कश्मीर के अंदर, उसको उन्होंने ओबीसी में डाला, आरबीए में लाया, और उनको कैटेगराइज करके उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। वेयर एज जो ये स्टेटमेंट आई है, ये तो सामने दिख रहा है ना कि ये अपनी लॉस्ट पॉलिटिकल स्पेस एक्वायर करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ पोलराइज कर रही हैं, जो जम्मू में ऑलरेडी सेंटीमेंट बढ़ा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और तीसरी चीज, शी वॉज साइलेंट। जब उन्होंने ये देखा, हमने भी तो स्टोरी की ना, कश्मीर को हमने गुहार लगाई, हमने उमर अब्दुल्ला साहब को गुहार लगाई, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बोला कि एक रिलीजियस श्राइन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई है, प्लानिंग फेलियर हुआ है, आप कमेंट करो। उस पर ये बिल्कुल साइलेंट थे। और जब वो एक गलत तरीके से मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, मैनिपुलेशन के साथ एक इंस्टीट्यूशन लाया गया और बेनिफिट सिर्फ लीड कश्मीरीज को मिला, और जब वो एक टेक्निकली ग्राउंड पे वापस चला गया, ये सारे लोग एक कॉकस बना के खड़े हो गए कि बच्चों के साथ इनजस्टिस हो गया। जस्टिस हुआ है उस श्राइन के साथ कि उसका फंड
उसका लेजिटिमेट तरीके से आया हुआ फंड उसी धर्म के देव द्रव्य के हिसाब से ही खर्च किया जा सकता था। आप उसमें अपने लिए पॉलिटिकल चीज़ें ढूंढ रहे थे, और आज जब सिक्योरिटी थ्रेट में आ गई है भारत के अंदर बिकॉज ऑफ द रेडिकलाइज्ड माइंडसेट ऑफ पीपल, दोज हु गेट रेडिकलाइज्ड थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस, तो उसकी इंक्वायरी करना, उसके लिए सिक्योरिटी का ध्यान देना, ये तो एक राइट बनता है ना सारे सिटीजन का। आप उसके ऊपर जवाब दीजिए कि ये फेयर हो, इसमें किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, कोई टारगेट नहीं करे किसी किस्म का, कोई मिसयूज ना करे इस चीज़ का। लेकिन आपने क्या कहा, हिंदू मंदिरों में ऐसा होता है, उधर रिश्वत ली जाती है दर्शन कराने के लिए। हु हैज़ गिवन यू राइट टू स्पीक अबाउट दिस? क्या किसी और ने ये बात बोली? ये सिक्योरिटी एजेंसी का काम था, उनको लगा, उनको पास रिपोर्ट है, उन्होंने बोला कल ये रिपोर्ट कहीं पे भी आई थी जाएंगे। इसमें क्या किसी हिंदू संगठन ने बोला था कि ऐसा करने में आपको जो स्टेटमेंट देनी पड़ी? क्या किसी ने कमेंट किया? उल्टा सारे लोगों को ये समझ में आता है, विजिबल दिखता है कि जो ये एक नंबर एक सडनली इंक्रीज हो गया ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, इनके बारे में कोई नहीं बात कर पा रहा है, क्योंकि एवरीबॉडी थिंक्स कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जब ये पता लगेगा कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो फंडिंग आई है वो फॉरेन के किसी ऐसे हैंडलर से आई है जो देश के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसको टारगेट दिए गए हैं, तो ये तो हम आम आदमी तो नहीं ना कर सकता, ये एक जर्नलिस्ट तो नहीं ना कर सकता, ये कौन करेगा? ये काम है सिक्योरिटी एजेंसीज का। और आपको चाहिए उन सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कॉपरेट करने के लिए अपने वोट बैंक को बताना कि आप कॉपरेट करें ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में पीस आए। मुझे लगता है कि हमने जो आज ये कंट्रोवर्शियल बात के ऊपर बात की है, ये बड़ा मैंडेट था, क्योंकि कश्मीरी में की बात है और उस तरफ उनको समझ आई है, और यहाँ पे चूंकि कश्मीरी समझ नहीं आती, उनको पता नहीं है। तो आप भी वेरीफाई करें, यूट्यूब में उनकी स्पीच है, उसको आप ट्रांसलेट करके सुने, और ज़रूर इसके ऊपर एक्शन आनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट इटसेल्फ कि मैम ने जो बोला दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली को इस सारे बयान से दो खास बातें निकल के बाहर आई हैं कि नई दिल्ली को एक तो जो कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म है कश्मीर के अंदर, कि एक पार्टी पावर में है, दूसरी पार्टी जो है वो देश के खिलाफ बयान देगी या लोगों को भड़काने वाले बयान देगी, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। प्लस जो पास्ट में पिछली सरकारों द्वारा जो जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव हुआ है, जो कि एक ड्यू राइट्स या ड्यू जो जम्मू को चाहिए वो नहीं मिला है, वो एक्चुअली थोड़ा सा नेशन के खिलाफ भी जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही रवीश। मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, लोगों की स्टेटमेंट, जम्मू के लोगों की सेंटिमेंट्स की बात कर रहा था, बड़े ध्यान से मैं देख रहा था कि जम्मू क्या है और कश्मीर क्या है, और हिस्ट्री को देखना पड़ता है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दिल्ली से जो गलती हुई वो मैं रिपीट करूंगा दोबारा, और मैं इसको ना एक एनालिसिस के एंगल से बोलूँगा, जो लोग मुझे सुनते हैं वो भी इसमें थोड़ा समझेंगे और दे विल आल्सो ट्राई टू कनेक्ट। रवीश, हम इमेजिन करते हैं महाराजा रणजीत सिंह का टाइम, कश्मीर आइसोलेटेड था, वो वेल कनेक्टेड किसी और रूट से था, और जम्मू से तो जाने का रास्ता कोई था नहीं यहाँ से, ऐसा है ना था, वो किसी और ट्रैक से वहाँ जा रहे थे जो मुगल रोड्स की तरफ से था, जो पाकिस्तान के बीच में से गुजर के उधर से जाता था बारामूला, ठीक है। और वो अलग से वैली थी, एक वैली थी, उसके अंदर ही अपनी छोटी छोटी रजवाड़े थे, छोटे छोटे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और एक वो इसको हम बोलेंगे कि क्लोज्ड इकोसिस्टम था, ठीक है। बेनिस्बत जम्मू के, जम्मू एक होलिस्टिक था, हिल के प्लेन्स की तरफ जाता था, 5-6 दरिया यहाँ पे, और ऑल वेदर था। तो यहाँ पे कभी भी हिस्ट्री में ना रवीश किसी सिविलाइजेशन की डोमिनेशन नहीं रही है बाहर की। यहाँ जो भी था वो यहाँ की हज़ारों अरबों सालों का जो यहाँ का रिकॉर्ड है वही देखा मैंने। तो मुझे एक स्ट्रेटजी समझ आई कि जब तक लोगों ने कश्मीर को डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश की, वो वहाँ स्टेबल नहीं रहे और वहाँ कन्फ्लिक्ट ही होते रहे। चाहे कश्मीरी पंडितों को कन्वर्जन का कन्फ्लिक्ट लेके चले, सिविलाइजेशन कन्फ्लिक्ट था जो मुगल्स ने किया वहाँ पे औरंगजेब के टाइम के ऊपर, चाहे फिर और अफगान्स का आना हुआ वहाँ पे उसके बीच में, उसके पहले, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में चल रही थी। चाहे बुद्धिस्ट इन्वेजन की हम बात करें, सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में थी, और उनकी कंसिस्टेंट जो सिविलाइजेशनल इथोस थे ना, वो पिछले 1,500-2 हज़ार साल से डिस्टर्ब चल रहे थे। अब आते हैं अप्रोच ऑफ दिल्ली। दिल्ली मैंने इसलिए कहा कि जो पावर में था, तो हमारे नियरेस्ट पावर में थी सिख रूल, जिसको हम बोलते हैं महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने किसको एम्पावर किया यहाँ से कश्मीर को हैंडल करने के लिए, लद्दाख को, जम्मू को। उन्होंने जम्मू को एम्पावर किया और जम्मू के थ्रू कश्मीर और लद्दाख के साथ एक हमारा पूरा एनेक्स हुआ, ठीक। अब उसके बाद भी देखेंगे, अंग्रेज जब आए, जब पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो लूज होती है, ठीक है ना, जब एंग्लो सिख वार में सिख जो है वो लूज करते हैं उस वार को,
तो जो अंग्रेज उनकी जगह आते हैं, सेंटर में बैठते हैं दिल्ली में, वो किसके साथ दोस्ती करते हैं 1846 में? वो किसको एम्पावर करते हैं? वो कश्मीर में जाके किसी को क्यों नहीं करते? वो किश्तवाड़ के किसी राजा को क्यों नहीं पकड़ते? वो किसी डिसेंडेंट को क्यों नहीं पकड़ते? वो किसको पकड़ते हैं? वो पकड़ते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ। वो करते हैं ठीक है जी, आपके थ्रू हम जो है इस चीज को हैंडल करेंगे। ये हिस्टोरिकल था ना सिस्टम। वाई दिस वॉज नॉट डन बाय द दिल्ली हु वॉज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू? हम उसको उनको नेहरू की बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली के विजन की बात करेंगे। जब दिल्ली आता है 1947 में, प्रेसिडेंट जो आज की बात करे वो कहाँ जाके ढूंढता है इसका इलेक्शन करने का? वो उल्टा पकड़ता है। वो कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को आइडेंटिफाई करता है और कहता है जी पहले आप उनके हाथ में सरकारें दो, फिर हम बात करेंगे। तो ये मिस्टेक हुई है दिल्ली से। जब दिल्ली कश्मीर और जम्मू और लद्दाख को कश्मीर के थ्रू रूट करेगा ना, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं खत्म होगा। जो गलती उस टाइम की सरकार से हुई, वही गलतियां कंटिन्यूअसली दिल्ली में बैठी मल्टीपल सरकारों से हुई। नतीजा क्या निकला कि जिस जम्मू ने पकड़ के रखा है ना लद्दाख और इसको, जियोग्राफिकली भी और हिस्टोरिकली भी, जैसे फलक्रम होता है ना किसी चीज का एक होता है ना किससे पकड़ना आपने, तो वो है जम्मू। और आज की डेट में दिल्ली ने उतनी गलतियां नहीं की हैं। 370 टूटने के बाद हमने ये देखा कि जम्मू की पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुई है। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो सीटों में कमी थी, जो हमारे बनाई गई ना एक स्ट्रक्चर तरीके से कश्मीर के द्वारा, कश्मीर की पॉलिटिक्स है अपॉर्चुनिज्म की, कश्मीर की पॉलिटिक्स है कि लेट द इशू रिमेन्स। तो हम पाकिस्तान के साथ भी नेगोशिएट करेंगे। कुछ देर पहले तो मैं देख रहा था कि ये चाइना के साथ भी नेगोशिएट करने चल पड़ गए थे, आपको अगर याद होगा। तो आज की डेट में जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो अप्रोच होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? किसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ होना चाहिए? जम्मू की। और उसके थ्रू उनको कश्मीर को भी हैंडल करना चाहिए। लेकिन जब वो जम्मू को बाईपास करेंगे और कश्मीर के थ्रू जम्मू को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो दिल्ली फिर एक हिस्टोरिकल गलती करेगी जो कर चुकी है दिल्ली। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जम्मू से स्टेटहुड की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि ये गलतियां बढ़े, दिल्ली को इंटरफेयर करके इमीडिएटली इसके ऊपर देखना चाहिए कि व्हाट जम्मू इज आस्किंग फॉर। और जम्मू नहीं चाहेगा कि अभी स्टेट टूटे। मैं आपको लार्ज बताऊं, जब डिस्क्रिमिनेशन होगी, जब हक नहीं मिलेगा, जब कश्मीर को अपीज करने के लिए आप सेक्रीफाइस कराओगे एक मेजर कम्युनिटी को, तो आप लूज करोगे। बिकॉज जब ये कम्युनिटी डेड हो जाएगी ना टोटली, फिर आपके पास भी कुछ नहीं पड़ेगा बचेगा उनको हैंडल करने के लिए। ये बड़ा सीरियस मैटर है। देखिए एक चीज अभी एक निकल के आई है कि कश्मीर क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर क्या है। मैं आपके साथ बैठा हूँ अभी स्टूडियोज में, मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। 3,500 साल से मेरा लिखित इतिहास है, और इसी लिखित इतिहास में पिछले 700 साल में 7 बार हमको माइग्रेट करना पड़ा। यस, ये है असली कश्मीरी। मैं अपने आप को एक असली कश्मीरी बोलता हूँ। देखिए हुआ क्या कि जब 1947 में जब भारत आज़ाद होता है और जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ होता है, तो एक अलग कश्मीर को दिखाने की कोशिश की गई शेख अब्दुल्ला द्वारा। बेसिकली वो उनकी जो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स थी, उसमें वो काम आती। हम इसके लिए कश्मीर को गलत क्यों बोले? हम बोलेंगे कि दिल्ली में जो सरकारें आई, उन्होंने जो एंगल देखा ना कश्मीर का, वो देखने का चश्मा ही गलत था। मैं वही उसी पे आ रहा हूं मैं कि वो असली कश्मीर को नहीं पहचान रहे हैं। वो एक जो शेख अब्दुल्ला ने पॉलिटिक्स शुरू की कि आप अलगाववाद को भी हवा दीजिए और उसको एज अ ब्लैकमेलिंग वेपन यूज करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। और वो जो सारा एक इमेज बनी ना कश्मीर की, यहाँ जो अभी महबूबा मुफ्ती कर रही है, इनको मैं बोलता हूँ कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स। प्रॉफिटेरिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, प्रॉफिटेरिंग पावर की होती है, सिचुएशन की होती है, पावर की होती है, होती वोट्स की होती है। तो ये जो जिस कश्मीर को दिखाया जा रहा है, जो कश्मीर महबूबा मुफ्ती दिखाती है, या भारत सरकार जिस कश्मीर से बात करने की सोचता है, वो असली कश्मीर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक बनाया हुआ कश्मीर है पाकिस्तान द्वारा, कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो उनका बिजनेस था, जो उनका पॉलिटिक्स था, जो अंग्रेजों के द्वारा उस बिजनेस को चलाने के लिए उस कश्मीर को बनाया गया। और इंडिया एज ए स्टेट इन्होंने एंगेज किया उस गलत कश्मीर के साथ। यस, इनको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो महाराजा रंजीत सिंह ने किया वो इसलिए किया क्योंकि वो समझता था कि जो असल कश्मीर है, जो गरीब कश्मीरी है, उसको जीवन यापन करना है, उसको परिवार पालना है अपना, उसको खाना खाना है। लेकिन उस जमाने में भी एक आइडियोलॉजी के लोग थे जो प्रॉफिटेरिंग कर रहे थे।
लेकिन जो महाराजा धर्म को- रंजीत सिंह जी को तभी कहते हैं ना, धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड मानते हैं ना बिल्कुल। लोग। उन्होंने देखा कि हम एक ऐसी कम्युनिटी को साथ स्ट्रेंथनिंग करेंगे जो कम्युनिटी जो है वो सिविलाइजेशनली बहुत स्टेबल है, क्लियर है, और वो कभी भी जो है अपनी आइडियोलॉजीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करती है। 47 और 48 देखे के ना, बीच में क्या महाराजा होता है? गुलाब सिंह को चुना ना उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को चुना जो जम्मू को बिलोंग करते थे, और महाराजा गुलाब सिंह जी ने कश्मीर को 100 साल तक बिल्कुल कंट्रोल करके रखा अच्छे तरीके से। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने कश्मीर में किसको दिया? उन्होंने कश्मीर आम कश्मीरी को दिया। वहाँ पे ट्रेड बढ़ा, वहाँ पे सिविलाइजेशन। और फिर एक खतरा आया जब अंग्रेज़ आ गए, जब सिख डायनेस्टी हम बोलेंगे, जब अंग्रेज़ों ने उसको कवर अप किया, उसको पंजाब हारा और पंजाब बन गया अंग्रेज़ों की एक हमारी प्रिंसली स्टेट बना। उस टाइम महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ ही अंग्रेज़ों ने टाई अप किया। वो भी तो कर सकते थे, कश्मीर में किसी को नोट अपना ऑफिसर बना देते। उन्होंने क्यों भी नहीं? बिकॉज दीज पीपल वर हैविंग विजन। वो विजन लैक किया दिल्ली ने 47 में, और वही विजन लैक करने का कंटिन्यूटी चलता रहा। आपकी लीडरशिप बदल रही थी, पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेसी वही चल रही थी, आपकी एजेंसीज वही थी। बेसिकली आप देखिए ना, शास्त्री जी ने थोड़ी कोशिश की थी बदलने की, लेकिन उनकी शॉर्ट लाइफ थी। उसके बाद अब इंदिरा गांधी जी ने भी ट्राई किया, फिर उनको रिव्यू कर दिया गया। बिकॉज जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है ना, ये भी जनरेशनों से कैरी करता है। कम से कम अब हालात देखें कि 370 टूटी, जम्मू ने पूरी तरह कंट्रोल किया, सारा नैरेटिव संभाल के रखा, और उसके बाद में आज भी जम्मू सर्वाइव कर रहा है, आज भी जम्मू आगे लेके जा रहा है। लेकिन कंटिन्यूसली दिल्ली की तरफ से पिछले 5 सालों में सपोर्ट आई, लेकिन वो ग्राउंड पे विजिबल होने से पहले ही चीज़ें फिर बदलना शुरू हो गई। तो मेरे को लगता है कि दिल्ली में जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनको ये मैसेज कश्मीर को देना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू स्टे स्टेबल, ताकि हम सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको भी हैंडल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक सिक्योरिटी इशू है दिल्ली हमारी कंट्री के लिए। 150 करोड़ लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है ना, वो थ्रेटन कर देता है कश्मीर। जो भी हुआ, अब देखें क्या हुआ। अभी जो बम ब्लास्ट हुए उसके रूट कहाँ से मिले? पार्लियामेंट अटैक होता है, रूट कहाँ मिलते हैं? बताओ ना मुझे। जितने भी अक्षरधाम में अटैक होता है, रूट कहाँ मिलते हैं? तो जो टेररिज्म का सेफ रूट बनाया गया, उससे कश्मीरी अपने आप को अलग करेगा तो अलग होगा ना, वो अलाइन करता रहेगा उसके साथ, उसका सिंपथाइजर बनेगा। OWG को अगर उठाया जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, तो ये पॉलिटिकल क्लास उसके पीछे जाके सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान की बात बोलेगी। तो वो कश्मीर अपने आप को डिस्टर्ब करता है, अपने साथ जम्मू को भी करता है। और जब नेगोशिएशन की बारी आती है, जब जम्मू स्टेबिलिटी देता है और दिल्ली को बात करनी होती है, इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, नेगोशिएशंस करनी होती है, तो वो किसको खड़ा कर देते हैं? कश्मीर के थ्रू जम्मू को हैंडल करते हैं। ये तो अपना ही है। उसका नतीजा ये हो रहा है रवीश कि जम्मू में भी अब पॉपुलेशन जो है ना, वो बढ़ गई है। जम्मू का एरिया भी बढ़ रहा है, उनकी एस्पिरेशन भी बढ़ रही है। कितनी देर हम सेक्रीफाइस करेंगे फॉर द मेजर कॉज, और कितनी जनरेशनों को अपीजमेंट करनी थी। तो इसलिए आज एप्ट टाइम है कि दिल्ली ये गलतियां करना बंद करे और ये बोले कश्मीर को कि हम आपसे तभी बात करेंगे जब आपकी पॉलिटिकल क्लास अपने आप को डिसोशिएट करेगी रेडिकलाइज्ड पॉलिटिकल क्लास से और टेररिज्म एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से, वोकली। ऐसे नहीं जैसे अभी किया गया। और दूसरी बात, जो जम्मू में एक सेंटिमेंट फ्लेयर हो रहा है, उसको भी दिल्ली को एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से लो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग की बात करो। वो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर काम करें। वी वांट अ सिक्योर भारत, वी वांट अ सिक्योर जम्मू कश्मीर बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज। जो पाकिस्तान की एजेंसियाँ काम कर रही हैं, तो हम क्या मना कर सकते हैं? CI एक्टिव नहीं हो यहाँ पे, यहाँ टूल किट एक्टिव नहीं हो, कितने किस्म के लोग यहाँ काम करते हैं। लेकिन हमें अब ये टाइम आ गया, वी हैव टू कॉल ब्लैक अ ब्लैक। हमें उसको घुमाना फिराना नहीं है। तो जम्मू की स्ट्रेंथनिंग करके कश्मीर के जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके साथ नेगोशिएट करके, उनके साथ बातचीत करके जम्मू कश्मीर को हैंडल करना है, ना कि अब फिर कश्मीर की अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स पे जाना है, प्रोवोकेशन की बात करनी है और आहिस्ता आहिस्ता जम्मू को इतना वीक कर देना है कि अभी एक बात बताऊं, सबसे पहले मैं जम्मू के लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को आप स्ट्रांग समझें। आप बहुत स्ट्रांग है, कश्मीर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू। लेकिन जब आप एक कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं ना, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में, जो लोग आपको बोलते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आपके पास टूरिज्म नहीं है, आपके पास ये कमी है, उससे बाहर आए। आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं होती तो कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ से जम्मू नहीं आता। पंडित क्यों रवीश, 3 लाख लोगों का इन्फ्लो आया, कंटिन्यूसली रहा यहाँ पे, 36 लाख लोग यहाँ पे रहे साल में।
तो कितना बड़ा उन्होंने रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे। अच्छा, फिर मौसम की मार पड़ती है, सारे लोग कहाँ आना प्रेफर करते हैं, यहाँ पे। बच्चों ने पढ़ना होता है, कहाँ प्रेफर करना है, यहाँ पे। आज उसकी स्ट्रेंथ को आपको फील ही नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल क्लास भी क्या करती है, वो भी कहती है कि ये एम्पावर ना हो जाए, इनको अपनी ताकत ना पता लग जाए। सबसे ज़्यादा महंगी लैंड कहाँ बिक रही है आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में, बताएं मुझे? जम्मू के पेरीफेरीज में। क्यों बढ़ रही है रेट यहाँ पे? क्योंकि जम्मू एम्पावर है ही है, जम्मू में ताकत है ही है। खाली उस ताकत को समझने की जरूरत है, और उसको अपनी उस ताकत को समझने के साथ साथ उसको स्टेबलाइज करके पुट फोर्थ करने की भी जरूरत है। क्योंकि जो सच है वो सच है, दिल्ली को कश्मीर को हैंडल करना है फ्रॉम जम्मू, और जम्मू को अपना रोल प्ले करना है। और अगर ये चीज नहीं की गई तो जो कश्मीर का 70 साल पुराना वो एक बीज बोया हुआ है ना, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ के बढ़ते बढ़ते पीर पंचाल के इस तरफ भी आ गया, और वो उस तरफ से आके हर जगह घुस रहा है। और अगर वो बढ़ गया ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज को हैंडल करना। व्हाट डू यू से? देखिए, बिल्कुल मैं उसी बात पे फिर आऊँगा कि जो एक कश्मीर बनाया हुआ कश्मीर है, नकली कश्मीर की जी, उसकी ये वर्चुअल कश्मीर बनाया गया। और इस वर्चुअल कश्मीर को बनाया कैसे गया? देखिए, 1947 में जब कश्मीर में आमतौर पे इसको बोलते हैं अफगान रेड, जब 1947 में अफगानी हमला होता है, तो हमने काफ़ी किताबों में पढ़ा है कि 26 अक्टूबर को करीबन वो एयरपोर्ट की पेरिफेरी तक पहुंच गए थे रेडर्स। आप मुझे बताइए, अगर कश्मीरी अवाम चाहती उस टाइम पाकिस्तान में विलय होना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता था। जो फौज आई वो नहीं रोक पाती अगर जनता विद्रोह कर देती। बेसिकली हुआ क्या 47 में, जितनी भी मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटीज़ थी, जो ज़्यादा मुसलमान थे, बलूचिस्तान हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, काफ़ी मुस्लिम स्टेट्स जो थी ओवरवेलमिंग मुस्लिम, उन्होंने अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वोट किया। वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। अगर मैं इसी चीज़ से आगे मैं चलूँ तो मुझे फील होता है कि कश्मीर भी पाकिस्तान में तब भी नहीं जाना चाहता था, अब भी नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे पहले शेख अब्दुल्ला द्वारा और पाकिस्तान द्वारा जो जिन्ना और शेख अब्दुल्ला द्वारा एक नकली कश्मीर को बनाया गया, एक कृत्रिम कश्मीर बनाया गया कि देखिए मुस्लिम डोमिनेटेड है, ये है वो है, आप इनसे डील नहीं। वी कैन लुक अपॉन ईरान, जो ईरान में हो रहा है। बिल्कुल, मैं जैसे पारसी अपने आप को समझ रहे हैं कि वी वर पारसीज एंड वी वर फोर्स्ड टू बी रेडिकलाइज्ड, तो वैसा ही पॉइंट ये रहता है कश्मीर में भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब मिला क्या, शेख अब्दुल्ला को या उसके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब को, या अभी कुछ साल पहले तक उमर अब्दुल्ला साहब को 370 की आड़ में एक महाराजे जैसा शासन मिला। वो जो करप्शन करे, कुछ भी करे, वो उनको सब अलाउड था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको टच भी नहीं कर पा रही थी। तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटेरिंग थी वो थी पावर। आज भी क्या किया जा रहा है, आज भी उसी कश्मीर को भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि असली कश्मीर है वो भी एक आम आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो दिन को काम करता है, वो अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर चाहता है। लेकिन जब आप अलाउ करोगे ऐसे रेडिकलाइजिंग लोगों को जो कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म की तरह चला रहे हैं कश्मीर के अंदर, जब आप इनको अलाउ करोगे बोलना और इनको एजेंडा चलाने दोगे, तो ये एक ऐसा नकली कश्मीर बना देते हैं जो असली कश्मीर की अभिलाषाएं नहीं दिखाता है। तो हम नई दिल्ली को समझना पड़ेगा, उनको जम्मू को सशक्त क्या, जम्मू को अपना हक देना पड़ेगा। जम्मू ऑलरेडी बड़ा सशक्त है। खाली आपकी अपैरेंटली अपनी ब्यूरोक्रेसी को नहीं, मैं अपनी प्लानिंग प्रोसेसेस को और अपने द्वारा दी गई हर चीज को आपको स्ट्रक्चर तरीके से कश्मीर में पहुंचाना है। कश्मीर में जाने का हवाई रास्ता तो है, लेकिन जो मोस्ट ट्रस्टेड रास्ता है बाय रोड ही है, और वो जम्मू से होकर जाता है। बिल्कुल। जब आप जम्मू को बाईपास करके कश्मीर पहुंचते हो ना, तो शायद आपके कुछ लोग अपीजमेंट के तौर पे उनसे सेटिस्फाई होते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी आपकी फेलियर साबित हुई है। फॉलो द पॉलिसी ऑफ रणजीत सिंह जी, फॉलो द पॉलिसी ऑफ इवन ब्रिटिशर टू हैंडल द कश्मीर, यू विल बी सक्सेसफुल। देखिए, सत्य पे अगर भारत सरकार सिर्फ सत्य पे चले, एक जो डिलिमिटेशन हुई पुराने सेंसस पे, नया सेंसस आएगा, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है, मैंने पीछे एक रिसर्च भी की है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो जम्मू की एवरेज सीट है, जम्मू डिवीजन की एवरेज सीट वो बढ़ेंगी। ये 1.25 लाख वोटरों पे है। कश्मीर की एवरेज जो है वो 60,000 पे है, 60 से 70,000 पे उनकी एवरेज सीट है। हमारी एवरेज सीट है 1 लाख से 1.25 लाख तक, मतलब डबल। मतलब जो एक कश्मीरी का वोट 2 जम्मू डिवीजन के वोट के बराबर है। आप इस त्रुटि को ठीक कीजिए, ये सत्य है, ये कहीं आप किसी का फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं। आप जो डिलिमिटेशन है आपने, चलिए जिस प्रेशर में पिछली बार की या जल्दी में की, वो चलो हम मान लेते हैं, जम्मू ने इतना सहा, ये भी सह लेगा, लेकिन नेक्स्ट डिलिमिटेशन जो है वो सत्य पे आधारित होनी चाहिए।
एक बात ये, दूसरी बात मुझे कमेंट जरूरी करना है, क्योंकि आम लोगों तक बात पहुंचती है, लोग देखते हैं, समझते हैं, वो भी बात करें। मेरा ये अभी अपील होगा सेंटर की सरकार को कि आपके पास बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जिससे आप फेयर लीडरशिप दे सकते हो जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में। सबसे पहले आप क्या करें कि जो कश्मीर के अंदर एक, जिसको हम बोलते हैं ना, धुंध पड़ी हुई है ना, इस धुंध को साफ करें। कश्मीर के हर एक आदमी को लगता है कि मेरे से जम्मू कश्मीर स्टेट है। जम्मू कश्मीर स्टेट एरिया वाइज लद्दाख से थी, स्टेबिलिटी वाइज जम्मू से थी, और कश्मीर वॉज ऑलवेज अ प्लेस ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको इसको समझना पड़ेगा, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। और जिस किस्म की पोलराइजेशन पूरे वर्ल्ड में हुई है, कश्मीर उसका एक ना टेकर है। तो आज की डेट में सबसे ज़रूरी क्या है कि जितने भी जम्मू कश्मीर की, जम्मू के ख़ास तौर पे लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनका ध्यान रखा जाए कि कहीं से कोई भी मैनिपुलेटर उसका कोई मैनिपुलेशन ना करे। अगर लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसको भी सोच विचार किया जाए। और एक कोई गलत नहीं है अगर जम्मू कश्मीर में कोई चीज़ भेजी जाती है, चूंकि ये दोनों ही एरियाज बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन वाइज, इनकी एस्पिरेशंस भी बढ़ रही हैं, और इनको आप एज ए यूनिट की बजाय आप इनको एज ए 2 आइडेंटिकल यूनिट्स कंट्रोल बाय 1 यूनिट रख सकते हैं। तो दैट कैन बी हेल्पफुल थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी का माहौल बना हुआ है ना, इसको डायरेक्शन देनी ज़रूरी है। अभी 370 के बाद खींच के 5 साल हुए हैं, सेंटर को समझ आ चुका है और आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग पहले मैनेज कर पाए सेंटर को, इस बार भी कर दें। कश्मीर के पास एक बड़ी, जिसको हम बोलते हैं ना, एज है, आई एम ए कश्मीरी, आइडेंटिटी लूज कर गया। लेकिन महाराजा के जो जाने के बाद अगर कभी किसी सिचुएशन में मौका मिलता सेंटर को रिवाइव करने का, तो वो रिवाइव किया जा सकता था पॉलिसी ऑफ महाराजा को फॉलो करके, पॉलिसी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह जी को फॉलो करके। आज भी वो किया जा सकता। मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था, अगर उस टाइम पे दिल्ली सरकार, जब 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, वो इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन कश्मीर, जो गांधी जी की बात थी, मुझे एक आस की किरण दिखी थी कश्मीर में, अगर वो गांधी जी को आज की किरण महाराजा हरि सिंह में दिख जाती ना, जिनका करेक्टर क्रेडेंशियल प्रूवन था गोलमेज कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उन्होंने कहा था इंडियन फर्स्ट, तो मुझे लगता है ये आज प्रॉब्लम ही नहीं होती। हमारा एरिया भी प्रोटेक्टेड होता और जम्मू कश्मीर का इशू भी नहीं होता। और भारत इस इशू नहीं होने की वजह से किस लेवल पे ग्रो कर गया होता, रविश, समझने वाली बात है। तो आज भी वही गलती कर रहे हैं। दिल्ली को, कश्मीर को पकड़ना है फ्रॉम जम्मू, और जम्मू की ऑलरेडी जो एम्पावर्ड स्ट्रक्चरिंग है ना, उसको ट्रस्ट करना है। तो यू विल बी हैविंग अ वेरी प्रॉस्परस एंड वेरी स्टेबल जम्मू एंड कश्मीर इन फ्यूचर। और हो सकता है उसके बाद अब बोलोगे ठीक लग रहा है, लद्दाख भी इसके साथ जोड़ के इसको वापस उसी स्ट्रक्चर में दे दिया जाए। ये है फ्यूचर हमारे जम्मू कश्मीर का, ना कि जो कश्मीर प्लान कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन करके कि जम्मू एलिनेट हो और मेरा मकसद पूरा हो जाए। ये मकसद की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, जो मैं डिकोड कर पा रहा हूं। जानबूझ के प्रोवोकेशन स्टेटमेंट, उमरुद्दौला भी वो इसी लाइन पे चल रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे प्रोवोकेशन की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मैडम की स्टेटमेंट आई महबूबा मुफ्ती की, मुझे लग रहा है कि कश्मीर के सारी लीडरशिप ने प्लान किया है कि प्रवोक करो जम्मू को, जो प्रवोक नहीं होता दिल्ली के खिलाफ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो उससे हमारा मतलब सॉल्व हो गया। चाहे एक्सटर्नली हमने डिफरेंस नहीं दिया, हमने इंटरनली डिफरेंस किया, बट जम्मू इतना मूर्ख नहीं है सर। जम्मू की मिट्टी में क्लैरिटी है। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह हुए हैं, जम्मू में वो लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करके देश और समाज के लिए, नेशन को कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। जम्मू में रजिंदर सिंह जी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान देके सेवियर ऑफ कश्मीर कहलाया अपने आप को, या नहीं कहलाया। तो जम्मू इज ऑलवेज रेडी। बट इस बार का जम्मू थोड़ा सा मॉडर्न है, प्रैक्टिकल है, और उसने अब सेक्रीफाइस देने के साथ साथ सीखा है अपने अपोनेंट को पुल डाउन करना भी, और वो करेगा। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जम्मू मैच्योर हो चुका है, यूनाइट हो चुका है। और चाहे वो डोडा की बात हो, किश्तवाड़ की बात हो, बनी बसोली की बात हो, रजौरी की बात हो, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी फिरके की बात हो, जम्मू क्लियर है कि जम्मू ने कश्मीर को संभालना है, और मिलके हमने जम्मू कश्मीर को संभाल के और भारत की प्रॉस्पेरिटी और जिसको बोलते हैं ना स्टेबिलिटी की तरफ काम करना है। हमने किसी भी रेडिकलाइज कम्युनिटी को, भारत को या जम्मू कश्मीर को नुकसान नहीं होने देना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार हैं इस सारी डिस्कशन पे, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।